गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राकेश रमन, बायोलॉजी फैकल्टी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरबीसी पर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th के बायोलॉजी का एक यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी ने इसमें टोटल 7 चैप्टर्स दे रखे हैं। हम उस सारे चैप्टर्स को एक एक करके सीक्वेंस में पढ़ेंगे। क्योंकि आज हम ये चैप्टर्स पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको हम ये बता दें कि चैप्टर्स में हम कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पूरी बायोलॉजी में हमारे पढ़ाने का ये सीक्वेंस होगा, यही तरीका होगा। जो भी चीज़ लॉजिकल होंगे, कॉन्सेप्चुअल होंगे या फिर ज़्यादा मेमोरेबल चीज़ होगा, उन चीज़ों को बोर्ड पर लिखा जाएगा। अगर मेमोरेबल चीज़ होगा तो टेबल के फॉर्म में लिखा जाएगा, और अगर डायग्राम्स होगा तो डायग्राम बनाया जाएगा, लॉजिक होगा तो लॉजिक, कॉन्सेप्ट होगा कॉन्सेप्ट, सब लिखा जाएगा। मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। इसके अलावा फिर उसका हर रोज़ मैं जो भी पढ़ाऊँगा, जितनी बार मुझे बोर्ड पर लिखना पड़े, उसका मैं फ़ोटोज़ हर वीडियो के उसी वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उसके अलावा फिर जो नोट्स होता है टॉपिक का, जो मैं अलग अलग जगह बैचेस में पढ़ाया हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, उसका नोट्स भी आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, पीडीएफ। इसके अलावा एनसीईआरटी सब कुछ नहीं देता है, शॉर्ट में देता है और वो सीक्वेंस में नहीं देता। तो मैं चैप्टर्स को जब सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा तो एनसीईआरटी का डेली वाइज कि आज क्या पढ़ना है एनसीईआरटी से, उसका फोटोज आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। यानी तीनों मटेरियल एक साथ डेली वाइज पीडीएफ मिलके मिलेगा आपको, बोर्ड का मटेरियल, नोट्स का मटेरियल और एनसीईआरटी का मटेरियल। और आपको इतना ही फॉलो करना है स्टूडेंट। मेरे कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी कंप्लीट रहेगा, उसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उसमें कवर्ड हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर के मैं बात करूं तो नीट एम्स जो रेप्यूटेड एग्जाम है, इसके अलावा मैं स्टेट पीएमटी नहीं जाऊंगा क्योंकि स्टेट पीएमटी अब नहीं होती है। तो स्टेट पीएमटी में पहले बहुत ज़्यादा डीप से, बहुत ज़्यादा दूर से पूछा जाता था, सिलेबस से दूर से, तो उतना ज़्यादा अब हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है। तो मैं एनसीईआरटी लेवल से हटकर अगर जाऊंगा तो एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एआईपीएमटी और अब नीट हो गया है, उस लेवल के क्वेश्चंस आपके मेरे नोटबुक से कवर हो जाएंगे। मोस्टली क्वेश्चन नोटबुक से ही रहेंगे, प्रीवियस ईयर के भी और आगे भी आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं। स्टेट पीएमटी पे मैं ज़्यादा शिफ्ट नहीं करूंगा क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए ज़्यादा समय चाहिए और अब वो आएगा भी नहीं एग्जाम में, तो हम वो पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये रहेगा आपका नोट्स का कंटेंट। आप डेली वाइज नोट्स पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे लिंक पर आप जाएं, वहाँ लिंक क्लिक करें, आप नीचे कमेंट में भी डाउट पूछ सकते हैं या फिर आपको व्हाट्सअप नंबर जारी कर दिया जाएगा, आप वहाँ पे भी डाउट पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, पहला दिन है तो मैं आपको ये बताऊं कि जो मैं क्लासेस में ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो वहां पर थोड़ा मैं स्टूडेंट से कम्युनिकेट करता हूं, यस नो आंसर दो या ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं। तो ऐसे क्या होता है कि बच्चे कनेक्ट रहते हैं टीचर से। मेन मोटो ये होता है, कभी ऐसा नहीं मोटो होता कि हम बच्चे का नॉलेज चेक करें, नहीं, क्वेश्चन पूछने से बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें मेरी हैबिट में है, क्वेश्चन पूछकर पढ़ाना, और मेरे ख्याल से ये अच्छा तरीका है। जो अच्छा टीचर होता है वो क्वेश्चन पूछ के ही पढ़ाता है। तो ये चीज़ें मैं बंद नहीं करूँगा। मैं अगर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो ऑनलाइन भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको आंसर कमेंट में देना है। आप आंसर जरूर दें। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट में आंसर दें। मैं अगर आपका कमेंट देखूंगा जब भी, तो मैं उस आंसर पर आपको रिप्लाई जरूर करूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है, उसका रीजन क्या होगा, सही क्या आंसर होगा। तो आप आंसर जरूर करें, कमेंट के थ्रू करें नीचे, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो आप आंसर जरूर करेंगे। और बच्चों, जो बच्चे आज पहली बार आरबीसी चैनल पर आए हैं वो प्लीज़ इस लिंक को, ये चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली वाइज वीडियो मिलते रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगर मैं नीट में बात करूं तो इस पूरे यूनिट से, नीट में अप्रॉक्सीमेटली, इस पूरे यूनिट की मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली नीट में ये 10 to 15 क्वेश्चंस का एडवांटेज रखता है। 10 से 15 क्वेश्चन आएगा इस पूरी यूनिट से, जिसमें कि टोटल 7 चैप्टर्स हैं और कम नहीं होता। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है। इसमें रटने का 20% चीज़ है, समझने का 80% चीज़। रटने का कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स वगैरह, ऑर्गन वगैरह, स्पेक्टर, ये सब रटने का वही है। बाकी मोस्टली जगह कॉन्सेप्ट है। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ एक्सप्लेन करूंगा मैं। आप एक भी वीडियो मिस करके नहीं देखेंगे।
सीक्वेंस में देखेंगे तभी आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। और मेरा वादा है आपसे, अगर आप किसी भी चैप्टर का पूरा वीडियो देखेंगे, हर वीडियो 45 मिनट्स का होगा मैक्सिमम, अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो यू विल बी मास्टर इन दैट चैप्टर। ये मेरा आपसे वादा है। आप किसी दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं। तो आप वीडियो को सीक्वेंस में देखेंगे, छोड़कर नहीं देखेंगे, भगाकर नहीं देखेंगे, आगे बढ़ाकर, ऐसा नहीं, ठीक है। आपको नोट्स भी कंप्लीट मिलेगा, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। स्टूडेंट, मैं बार बार ऐसा बोलता हूं, क्लास में भी बोलता हूं, बायोलॉजी इज नथिंग, इट्स द गेम ऑफ डायग्राम एंड टर्मिनोलॉजी। आप जब मेरा कुछ दिन वीडियो देखेंगे तो आपको मैं यकीन दिला दूंगा कि बायोलॉजी में डायग्राम और टर्म, इसके अलावा कुछ नहीं है। डायग्राम को समझिए, टर्म को पकड़िए, हो गया, बायोलॉजी खत्म है। देखिए जैसे यहां लिखा है फिजियोलॉजी। स्टूडेंट, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, स्टडी, और फिजियो का मतलब होता है फंक्शन, फंक्शन मतलब फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शन। अब किसके फंक्शन की स्टडी भाई? तो ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन चल रहे हैं, रेस्पिरेशन चल रहा है, सर्कुलेशन चल रहा है, हमारे अंदर डाइजेशन चल रहा है, एक्सक्रीशन चल रहा है, जो भी फंक्शन चल रहे हैं, हम बायोलॉजी के जिस ब्रांच में इसका स्टडी करते हैं, बायोलॉजी के इसी ब्रांच को हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। इसमें हम पहला चैप्टर उठाने जा रहे हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मैं इस चैप्टर को प्यार से बोलता हूं डाइजेस्टिव सिस्टम। सुनेगा, एनसीईआरटी ने चैप्टर का नाम दिया है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फिर दो टर्म आ गया, शन शन शन। शन का मतलब होता है स्टूडेंट प्रोसेस, शन का मतलब प्रोसेस होता है, और डाइजेस्ट का मतलब होता है ब्रेक डाउन। इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, मीन्स डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन। टर्म खुद बता रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस है जो ब्रेक डाउन वाली प्रोसेस है। एक स्टूडेंट सुनिए, ब्रेक डाउन वाले कई प्रोसेस होते हैं। केमिस्ट्री में भी ब्रेक डाउन होता है, फिजिक्स में भी ब्रेक डाउन होता है। अगर ये ब्रेक डाउन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हुआ तो बायोलॉजिकल ब्रेक डाउन भी हो सकता है। तो हम ऐसा जानते हैं, अगर किसी फोर्स के हेल्प से ब्रेकडाउन हो तो आप उसको बोलेंगे मैकेनिकल प्रोसेस। एंजाइम के हेल्प से हो, केमिकल प्रोसेस। और अगर ये काम फोर्स के माध्यम से भी, केमिकल मतलब एंजाइम्स के माध्यम से भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो, तो शायद आप उस प्रोसेस को आराम से कह सकते हैं इट इज मैकेनिकल बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल रेफर्स टू फिजिक्स, मतलब मैकेनिकल फोर्सेस। आप फूड खाते हैं तो टीथ उस पर फोर्स लगाता है। बायोकेमिकल, बायो क्यों बोला मैंने? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस चलेगा। केमिकल्स क्यों बोला मैंने? क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स आएंगे जो हम चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। हर एंजाइम का क्या काम है, कहां एक्ट करता है, कहां से वो आता है। मीन्स ये एक ऐसा प्रोसेस है ब्रेकडाउन का जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आ जाती है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन इज अ मैकेनिकल बायोकेमिकल प्रोसेस। अब अगर आपसे कोई डाइजेशन का एक परफेक्ट डेफिनेशन पूछे तो उसको बताने से पहले मैं आपको पहले एक बात बताता हूं। इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैं लिविंग बीइंग्स की बात कर रहा हूं, इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी को अपनी सर्वाइवल के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है। तो मेरा सवाल है यहां से कि हमें ये एनर्जी और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहां से मिलेंगे? स्टूडेंट बताइए आप कमेंट में कि आपको सरवाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए, आपको सरवाइव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए। कहां से आएगा? स्टूडेंट आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं। सुनिए मेरा आंसर। इस आंसर को देने से पहले मैं एक क्वेश्चन फिर से राइज करता हूं। मैंने बोला कि सरवाइव करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए। व्हाई? कोई स्टूडेंट्स बताए कमेंट में आकर।
हमें सरवाइव करने के लिए एनर्जी क्यों चाहिए, व्हाई? तो सुनिए आंसर, सुनिए आंसर ये है कि हर लिविंग सेल्स के अंदर, हम सभी सेल से बने हैं, हर लिविंग सेल्स के अंदर एक रिएक्शन चलता है, वो रिएक्शन का नाम है मेटाबॉलिज्म। एक्चुअली मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ मेनी रिएक्शंस, बहुत सारे रिएक्शंस का ये सम है, सारे रिएक्शन को एक साथ बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म, जो लिविंग सेल के अंदर ही चलता है। और मेटाबॉलिज्म में दो प्रकार का रिएक्शन होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एनाबॉलिज्म में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो जो एनाबॉलिज्म में एनर्जी लगेगी तो वो आएगी कहां से, वो आएगी कहां से? उस एनर्जी को लाने के लिए कैटाबॉलिज्म चलाना पड़ेगा। तो कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन। तो किसका ब्रेकडाउन करेंगे? जब ब्रेकडाउन करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, तो एनाबॉलिज्म चलेगा। तो एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों को तो मिला के हमने बोला ना मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब अगर एनाबॉलिज्म चलेगा तभी तो मेटाबॉलिज्म चलेगा, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अगर चल रहा है तो सेल लिविंग है। इसीलिए मैं बार बार एक डायलॉग बोलता हूं कि मेटाबॉलिज्म जिंदा को जिंदा बनाए रखता है। जब तक मेटाबॉलिज्म चल रहा है तब तक सेल लिविंग कंसीडर्ड है। तो इसीलिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का वो हिस्सा एनाबॉलिज्म, जिसको एनर्जी चाहिए उसको एनर्जी मिलेगा तभी मेटाबॉलिज्म चल पाएगा। अब वो एनर्जी आएगी कहां से? कैटाबॉलिज्म से आएगी, क्योंकि कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है। तो कैटाबॉलिज्म में तो कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है तभी एनर्जी रिलीज होगी। तो किस कंपाउंड का ब्रेकडाउन होगा? हम लोग फूड खा लेते हैं। अब फूड में मेजरली जो हम लोग फूड खाते हैं उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। सुनिए स्टूडेंट्स, मैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स बता रहा हूं। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है स्टूडेंट। सुनिएगा, ये जितने भी मटेरियल अभी मैंने बोला आपको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, मेजरली हमारे फूड में यही होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। और ये जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं हम उसको बोल सकते हैं पॉलीमर। आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे। पॉली मतलब बहुत सारे, मर मतलब यूनिट, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत सारे यूनिट से बना हो। इसका मतलब उसका कोई एक सिंपल यूनिट तो होगा ना, जिसको आप क्या बोलेंगे? मोनोमर, मतलब एक सिंगल यूनिट। तो ये सब पॉलीमर है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, लिपिड हो। तो फिर आप बोलेंगे सर इसका मोनोमर कौन है? तो सुनिए स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर है मोनोसैकेराइड। जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड आपस में केमिकल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तब बनता है कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड, मतलब वो पॉलीमर है। उसी बॉन्ड का जब ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब ये मोनोसैकेराइड बच जाएगा, ये ऑर्गेनिक मटेरियल इनऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में हमारे सेल के साइटोप्लाज्म का हिस्सा बन जाएगा। तो हमारा सेल ग्रो करेगा, हमारा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होगा। वैसे ही प्रोटीन भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, और इसका मोनोमर होता है अमीनो एसिड। बहुत सारे अमीनो एसिड जब आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से, केमिकल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तब जाकर बनता है प्रोटीन। और जब हम उसी अमीनो एसिड के बीच बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और जो अमीनो एसिड के फाइनल ब्रेकडाउन से जो भी एलिमेंट मिलेगा वो हमारे साइटोप्लाज्म का हिस्सा बन जाएगा, और हमारा सेल का साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ेगा तो सेल का ग्रोथ होगा, हमारा बॉडी का ग्रोथ होगा। ऐसे ही लिपिड भी पॉलीमर है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। जब वो उसका मोनोमर होता है फैटी एसिड्स। बहुत सारे फैटी एसिड्स जब आपस में केमिकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो लिपिड बनता है, उसी को फैट भी बोलते हैं हम। जब ये फैटी एसिड के बॉन्ड टूटेंगे आपस में रिएक्शन से तो एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी से हमारा सर्वाइवल पॉसिबल होगा, और ये फैटी एसिड का जो भी एलिमेंट निकलेगा वो हमारे साइटोप्लाज्म का हिस्सा बन जाएगा। तो इससे सेल का साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ जाएगा और सेल ग्रो कर जाएगी, हमारे बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। इसीलिए हम फूड खाते हैं, इसीलिए फूड का अपटेक नेसेसरी माना जाता है लिविंग बींग्स के लिए। तो बताइए स्टूडेंट,
इसका ब्रेक डाउन जब आप फूड लेते हैं तो पहले टीथ उसका क्या करता है, मैकेनिकल डाइजेशन। क्या कर रहा है, ये मैकेनिकल डाइजेशन कर रहा है। बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है, क्या मैकेनिकल डाइजेशन सिर्फ टीथ करता है? नो स्टूडेंट, मैकेनिकल डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल में और भी कई जगह होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से स्टमक में आ जाइए, वहां भी मैकेनिकल डाइजेशन होता है। हाँ, लेकिन मेजरली मैकेनिकल डाइजेशन टीथ कर देता है, और ये मैकेनिकल ब्रेकडाउन है। बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो तुमने फूड के खाए वो सिंपल, थोड़े से सिंपल में बदले। ऐसा नहीं कि वो मोनोसैकेराइड में बन गया, ऐसा नहीं कि वो मोनोमर में टूट गया, नहीं, थोड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थोड़े से सिंपल बने। लेकिन हमारा सेल इसको भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। जहां पर इस मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होगा वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि सेल बना होता है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन से जो भी पोर्स वगैरह होंगे वो पर्टिकुलर साइज के होंगे, वो मोनोमर को ही एब्जॉर्ब कर सकता है, पॉलीमर को नहीं कर सकता। इसीलिए हम जो भी फूड खा, और बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट होता है तो फिर हम लोग मोनोसैकेराइड ही क्यों नहीं खा लेते, फिर हम अमीनो एसिड ही क्यों नहीं खा लेते, फिर हम फैटी एसिड क्यों नहीं खा लेते? तो सुनिए स्टूडेंट, आप कैसे खाएंगे जब ये अवेलेबल हो तब ना। कहाँ से आए ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड कहाँ से आए? हम जो खाते हैं वो प्लांट से आते हैं, और प्लांट उसे स्वयं बनाते हैं, खुद भी खाते हैं, हमें भी खिलाते हैं। तो जब हम जो खाए वो तो प्लांट से नहीं आया है, और प्लांट आपको मोनोसैकेराइड बनाकर नहीं देता, प्लांट आपको अमीनो एसिड बनाकर नहीं देता है, प्लांट आपको फैटी एसिड बना के नहीं देता। प्लांट आपको देता क्या? कार्बोहाइड्रेट देता है, प्रोटीन देता है, प्लांट आपको फैट्स देता है, लिपिड देता है, मतलब मोनोमर नहीं देता। तो हमें खाना तो पड़ेगा पॉलीमर ही, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ही, मगर हमारा सेल उसको एब्जॉर्ब कर नहीं सकता है, उसके पोर की लिमिटेशंस है। तो हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम डेवलप किया गया कि इस मटेरियल को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट कीजिए जिसको हमारा सेल सिंपली एब्जॉर्ब कर पाए, मतलब वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए। यही वो प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स बायोमैक्रोमोलिक्यूल बोलूंगा मैं स्टूडेंट, क्योंकि ये ब्रेकडाउन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रहा है। मैक्रो मतलब बड़ा, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स बायोमैक्रोमोलिक्यूल का ब्रेकडाउन जो हमारे बॉडी के अंदर मैकेनिकल बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, यही प्रोसेस डाइजेशन कहलाता है। तो बताइए कितना सिंपल डेफिनेशन है। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ complex biomacromolecule into simple and absorbable form is known as digestion। कौन करता है ये काम हमारे बॉडी के अंदर स्टूडेंट? हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम स्टैब्लिश है। ये बात मैं सेल बायो में पढ़ाता हूं। जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये जो ऑर्गन सिस्टम डेवलप किया गया है पर्टिकुलर फंक्शन के लिए किया गया है हायर ऑर्गेनिज्म में। तो हम तो हायर ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर डाइजेशन के लिए जो सिस्टम डेवलप किया गया है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। और हम क्या पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में, क्या है 11th में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम तो सभी का होता है, कुत्ते, बिल्ली, गाय, घोड़ा सभी का होता है, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए डाइजेशन का सिंपली डेफिनेशन आपको मैंने बताया है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोमैक्रोमोलिक्यूल इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म। स्टूडेंट्स इसको आप अंडरलाइन कीजिए कि सिंपल में तो बदला ही बदला, एब्जॉर्बेबल जिसको हमारा सेल अब एब्जॉर्ब कर सकता है, सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म, यही क्या है पूरा डाइजेशन। इट इज मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। अब मैं बात कर रहा हूं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज का बना है स्टूडेंट। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ दो चीजों का ही बना हुआ है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक तो एलिमेंट्री कैनाल और एक एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड का बना है स्टूडेंट। एलिमेंट्री कैनाल को ही हम लोग गट भी बोलते हैं, उसी को हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं स्टूडेंट।
एक एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, सुनिएगा बायो में दो टर्म आता है, एक आता है नेसेसरी, एक आता है एसेसरी। नेसेसरी मतलब जो फंक्शन करता है, एसेसरी मतलब जो फंक्शन को सपोर्ट करता है, डायरेक्टली काम नहीं कर रहा, सपोर्ट करता है। तो डाइजेशन क्या है? ब्रेकडाउन का प्रोसेस है। ये काम करता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर चलता है, उसी को गट भी बोलते हैं, उसी को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इस ब्रेकडाउन प्रोसेस को हेल्प करती है एंजाइम्स, बहुत सारे केमिकल्स, और वो एंजाइम्स और केमिकल्स सिक्रीट कहां से होते हैं स्टूडेंट? एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड से। ऐसे तो बहुत सारे एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, आपको 11th लेवल पर 4 एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ाया जाता है। एक आपको पढ़ाएंगे हम सलाइवरी ग्लैंड, एक पढ़ाएंगे आपको हम लीवर, एक पढ़ाएंगे गॉल ब्लैडर और एक पैनक्रियास। ये चारों हमें पढ़ना है, क्वेश्चंस आते हैं यहां से। इन तीनों के हमें तो स्ट्रक्चर भी देखना है, डायग्राम से लेवलिंग भी आता है। ये है एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड और एक है एलिमेंट्री कैनाल। सुनिए स्टूडेंट, एलिमेंट्री कैनाल आप बचपन से सुने होंगे, माउथ से लेकर एनस तक। सुनिए स्टूडेंट, आज हम फिजियोलॉजी स्टार्ट किए हैं। फिजियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले आपको हम कुछ डायरेक्शंस बता दें। बायोलॉजी में डायरेक्शंस बहुत मायने रखता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जिनको भी समझ में नहीं आएगा आपको कमेंट में पूछ सकते हैं, वहां से भी समझ में नहीं आएगा तो आपको स्पेशल समझा दिया जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल्स के थ्रू। आप सुनिए, हमारे बॉडी में बायोलॉजी में 4 डायरेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे बॉडी का ये वाला पोजीशन, मतलब जिधर हमारा फेस है, इस पोजीशन को, इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं वेंट्रल। क्या बोलते हैं? वेंट्रल। अगर आपको याद नहीं रहे तो ऐसे भी, ऐसे आप सामने से दिखाते हैं ना वी, इस वी, विक्ट्री का मतलब क्या होता है? विक्ट्री होता है ना, तो सामने से नहीं दिखाते हैं या पीछे से दिखाते हैं, ऐसे ऐसे तो नहीं दिखाते हैं, सामने से नहीं दिखाते हैं। तो सामने वाला क्या हो गया? वेंट्रल। सामने वाला वेंट्रल हो गया, तो इसके अपोजिट साइड जिधर हमारे क्या है? बैक है, ये अपोजिट साइड, ये बैक, ये वाला डायरेक्शन क्या हो गया? डॉर्सल। तो इधर हो गया डॉर्सल और इधर क्या हो गया? वेंट्रल। ओके। और ये जो दोनों साइड वाला, ये दोनों क्या हो गया? लेटरल। मतलब ये साइड वाला क्या हो गया? लेटरल। तो ये वेंट्रल, ये डॉर्सल और ये वाला लेटरल, ये वाला पूरा, ये वाला लेटरल है ना। अब सुनिए, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। जो अपर वाला कोई भी चीज हो उसको आप बोलेंगे एंटीरियर एंड, एंड मतलब किनारा। अपर वाला किनारा एंटीरियर एंड और नीचे वाला किनारा पोस्टीरियर एंड। अपर वाला एंटीरियर, नीचे वाला पोस्टीरियर। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, ए ऊपर वाला और पी पीछे वाला, मतलब पी पीछे हो गया, नीचे हो गया, और एंटीरियर आगे हो गया, मतलब ऊपर हो गया। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ऊपर वाला एंटीरियर मतलब आगे वाला एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर और साइड वाला लेटरल, और ये बॉडी फेस के साइड वाला वेंट्रल और फेस के अपोजिट साइड डॉर्सल। ये डायरेक्शन बहुत मायने रख रहा। आप जब ये सब डायरेक्शन फेस में कीजिएगा ना, तो फेस का डायरेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। एक्चुअली जो फेस का नॉर्मल पोजीशन है वो ये नहीं है। नॉर्मल पोजीशन मैं आपको बता रहा हूँ, फेस का नॉर्मल पोजीशन ये है, देखिएगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं क्यों बायोलॉजी में एज्यूम किया गया, क्योंकि इवोल्यूशन के दौरान हमारा स्पाइनल कोड और ब्रेन के बीच में 90 डिग्री एंगल बना। ये स्टार्टिंग में नहीं था ह्यूमन बीइंग में, ये अकॉर्डिंग टू नीड, इवोल्यूशन में मैं पढ़ाता हूँ, अकॉर्डिंग टू नीड हुआ, ऐसा स्टार्टिंग में नहीं था। तो हम लोग स्पाइनल कोड के पैरेलल पहले कर लेते हैं इसको। तो पैरेलल करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, हेड को पूरा, ये हुआ आपका नॉर्मल पोजीशन पूरा हेड का। तो अगर आप ऐसे कीजिएगा तो जो माउथ अभी आपको वेंट्रल साइड पे दिख रहा है ऐसे, ये ऐसे नहीं रहेगा, एंटीरियर रीजन पे आगे चला जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा। ये बात मैं कई जगह बताऊंगा आपको, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी बताऊंगा, बोन में भी बताऊंगा, ब्रेन में भी बताऊंगा, तो कई जगह आएगा। ये डायरेक्शन पूरी फिजियोलॉजी में यूज होता है, पूरी फिजियोलॉजी में। जब कुछ चैप्टर्स पढ़ाऊंगा आपको एक्सक्रीशन, तो वहां पे 2 डायरेक्शन और आएगा, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। स्केलेटल में भी आएगा, जब आएगा तब बताएंगे, ठीक है ना। आइए, अब आपको हम बता रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल, गट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आपको पता है जो अभी नॉर्मल अगर हम ऐसे बात करें, सिर्फ हेड की बात नहीं करें, पूरे ऐसे बात करें, तो देखिए डॉर्सल वेंट्रल साइड पर क्या है, ये वेंट्रल साइड है,
यहाँ पर ये क्या है, माउथ है। और बैक में इधर देखिए, बैक में एक ओपनिंग है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, वो क्या है, एनस है। आप गौर से देखिए, माउथ यहां और एनस यहां, क्या लगता है, अगर आप बोल रहे हैं कि एक ही पाइप का ओपनिंग है तो इसके बीच में बहुत सारे कनेक्शंस हो गए ना। ये जो पूरा पाइप है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ट्रैक्ट का मतलब क्या, पाथ। एलिमेंट्री कैनाल, कैनाल है, टनल है, टनल। गट, इसी को बोलते हैं गट। कहां से स्टार्ट हुआ, माउथ से, कहां खत्म हुआ, एनस पे। बीच में अब क्या क्या आया वो आपको मैं बता रहा हूं, तो सुनिएगा। माउथ आता है पहले, माउथ के बाद आ जाएगा आपको बक्कल कैविटी। ये देखिए, ये पूरा स्पेस बक्कल कैविटी कहलाता है। इसके अंदर आप जैसे ही जाइएगा तो बक्कल कैविटी जैसे ही खत्म होता है तो ओरोफैरिंक्स स्टार्ट हो जाता है। गौर से देखिएगा, जो अंदर का स्पेस आपको ओपन दिख रहा है वो ओरोफैरिंक्स है, यानी कि माउथ पहले, फिर बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी ये टीथ के जस्ट अंदर वाला ये, और ओरोफैरिंक्स बक्कल कैविटी के बाद ये, उसके बाद आपको दिखेगा नहीं, नीचे गिर जाता है। यहां पे एक पाइप है, सुनेगा, यहां पे एक्चुअली दो पाइप है। एक आगे से ये वाला जो आपको दिखा, ये ट्रेकिया है, जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। और इसके पीछे एक पाइप है जिसमें फूड गिरता है, वो है ओसोफेगस। तो आप अगर आप बताइए ट्रेकिया और ओसोफेगस का डायरेक्शन का बात कीजिएगा तो आगे है, ये आगे है, तो बताइए इस साइड है ना, तो उसको हम वेंट्रल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। अगर कोई उसके पीछे है तो बताइए इसको हम डॉर्सल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। अभी आपको बताए ना कि आगे वाला क्या हुआ, वेंट्रल, वेंट्रल, उसके पीछे डॉर्सल। जिसको भी समझ में नहीं आया कमेंट कीजिए आप। आगे वाला वेंट्रल, इसके पीछे डॉर्सल। तो बताइए अब ट्रेकिया आगे से, तो आप ट्रेकिया का क्या बताइएगा डायरेक्शन, वेंट्रल। इसके बगल में पीछे, पीछे ओसोफेगस है, तो क्या बताइएगा, डॉर्सल। तो ये ओरोफैरिंक्स में खुलता है, ओसोफेगस में खुलता है, ना ट्रेकिया। ट्रेकिया में कौन खुलता है, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे रेस्पिरेशन सिस्टम में। अब सुनिए, तो अभी तक क्या हुआ, आइए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का बात कीजिए। ये क्या हो गया, माउथ, इसके अंदर क्या हुआ, बक्कल कैविटी। उसके बाद क्या हुआ, ओरोफैरिंक्स। उसके बाद आ गया क्या, ओसोफेगस। ओसोफेगस नेक, इस पूरा चेस्ट रीजन को होते हुए यहां पर आपका है डायफ्राम। यहां पर डायफ्राम को क्रॉस करके नीचे एब्डोमेन में चला गया, एब्डोमिनल कैविटी। डायफ्राम के नीचे बोलते हैं हम लोग एब्डोमिनल कैविटी, और डायफ्राम के ऊपर बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, चेस्ट रीजन में। डायफ्राम के नीचे चला गया, और फिर वहां पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जे शेप का बना लिया, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टमक। फिर स्टमक, वो तो बहुत डायलेटेड पार्ट है, फिर स्टमक, फिर नैरो रीजन में आगे एक्सटेंड हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइन। सुनिएगा, इंटेस्टाइन में दो रीजन होता है, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को स्मॉल और लार्ज करने का रीजन लेंथ नहीं है, डायमीटर है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ ज़्यादा है लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में, और लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ कम है। फिर उसको लार्ज क्यों बोला, डायमीटर अधिक है उसका, और स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम है। तो स्टमक किसमें खुला, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर आया लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन पार्ट था, जैसे स्टमक खत्म हुआ तो स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पहला पार्ट आया डिओडेनम, फिर आया जेजिनम, फिर आया इलियम। सुनिएगा स्टूडेंट, या इलियम में एक स्पेलिंग में बच्चा मिस्टेक करता है और कभी कभी नीट में भी आ जाता है। इलियम आपको बायो में दो जगह आएगा, फिजियोलॉजी में। एक एस्केलेटल सिस्टम में बोन आएगा इलियम, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। उसका स्पेलिंग होता है ILEUM, और इसका स्पेलिंग होता है सॉरी उसका होता है ILIUM, इलियम, और इसका होता है ILEUM। तो आप कैसे याद रखेंगे, एनसीईआरटी ने पहले दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम, और हम भी आपको पहले क्या पढ़ा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ई और आई में पहले क्या आता है बताइए, ये सब चीज़ आप कमेंट नहीं कर दीजिएगा कि ई और आई में पहले ई आता है। ये कोई आपका बहुत बड़ा आंसर नहीं है। जब क्वेश्चन अच्छा पूछा जाएगा तब कमेंट कीजिएगा, नहीं तो आप आई और ई में पहले क्या आता है ये आप आंसर कर रहे हैं कि सर पहले ई आता है, तो आप भी हंसिएगा, बहुत सारे लोग हंसेंगे वहाँ, ठीक है। तो आई और ई में पहले क्या आता है, ई आता है। तो पहले एनसीईआरटी ने क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें जो इलियम आएगा उसमें क्या होगा, ई होगा, ILEUM।
जबकि स्केलेटल सिस्टम बाद में दिया गया है, हम भी बाद में पढ़ाएंगे। तो उसमें क्या लिखोगे तुम, ILIUM, क्योंकि और आई में आई बाद में आता है, ऐसे आप याद रखिए, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ गया था, स्पेलिंग को लेकर था, ठीक है। इलियम, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, खत्म। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट है, पहले सीकम आएगा, फिर कॉलन आएगा, कॉलन का 3 पार्ट होता है, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। फिर रेक्टम, यानी कि इसमें भी 3 पार्ट, सीकम, कॉलन, रेक्टम। रेक्टम फिर खत्म होता है, फिर एक डायलेटेड पार्ट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग एनल कैनाल, और फिर वो लास्ट में एक ओपनिंग में खुल जाती है पीछे, जिसको बोलते हैं हम लोग एनस। तो पूरा सीक्वेंस भी आपको कभी कदार पूछ लेता है, क्या, माउथ, बक्कल कैविटी, ओरोफेरिंक्स, ऑसोफेगस, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, सीक्वेंस में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट सीक्वेंस में, सीकम, कॉलन, रेक्टम, फिर एनल कैनाल और लास्ट में एनस। तो देखिए हम आपको यहां पर लिखकर बताए हैं, पहले कौन आएगा, माउथ, फिर बक्कल कैविटी, इसी को ओरल कैविटी भी बोलते हैं, फिर ओरोफेरिंक्स, फिर ऑसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट, पहले डिओडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें भी 3 पार्ट, पहले सीकम, फिर कॉलन, फिर रेक्टम, और लास्ट में फिर एनल कैनाल, और सबसे लास्ट में एनस। यही जो पूरा पाइप है, ट्रैक्ट बना है, ये पूरा एक प्रकार का पाइप है। जैसे देखिए यहां पर एक ओपनिंग होगा माउथ का, ये रहा माउथ, और ये पूरा एक पाइप है, ऐसे ये पूरा एक पाइप है, फिर यहां पे लास्ट में एक ओपनिंग एनस, और यही पाइप को, इसी ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, इसी को बोलते हैं हम लोग गट। तो इसमें अभी तक आप क्या देखें कि एलिमेंट्री कैनाल, ट्रैक्ट, गट, ये किस किस पार्ट को कैरी करता है। अब हम आपको एक एक करके सारे पार्ट्स बताएंगे कि इसमें क्या होता है, नहीं होता, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता रहे हैं, ये बताएंगे कि हम जो फूड खाते हैं, फूड को ग्रीक वर्ड में बोला जाता है न्यूट्रिएंट। इसको नोट कर लीजिए आप, वैसे इसका आपको लिंक भी, इसका आपको फोटो भी चला जाएगा। आइए, आपको हम क्या बोले कि फूड, फूड को ग्रीक वर्ड में क्या बोला जाता है, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट 2 प्रकार का होता है साइज के बेसिस पर, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, बड़ा, कॉम्प्लेक्स, मतलब बड़ा बड़ा फूड का मॉलिक्यूल क्या कराएगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो का मतलब क्या, लार्ज, न्यूट्रिएंट का मतलब फूड, जबकि माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल, और न्यूट्रिएंट का मतलब फूड। बार बार बोलते हैं बायोलॉजी इज नथिंग, इट्स द गेम ऑफ डायग्राम एंड टर्मिनोलॉजी। तो मैक्रो का मतलब लार्ज, न्यूट्रिएंट का मतलब फूड, मतलब ये फूड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं। बड़े बड़े मॉलिक्यूल होंगे तो बताइए, जब उनका बॉन्ड टूटेगा आपस में, छोटे छोटे से जुड़ के बने हुए ना बड़े, जब उनका बॉन्ड टूटेगा आपस में तो क्या रिलीज होगा, एनर्जी, जिससे हमारे बॉडी का सर्वाइवल पॉसिबल है। और जो मोनोसेक्राइड से एलिमेंट वगैरह निकलेंगे वो हमारे साइटोप्लाज्म को ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करेगा, रॉ मटेरियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए हमको मैक्रोन्यूट्रिएंट लेना जरूरी है। इसका एग्जांपल हम आपको पहले बता चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया एंड लिपिड हो गया, ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, सब मैक्रो मॉलिक्यूल है। स्टार्टिंग में बताया ना कि कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे मोनोसेक्राइड से जुड़कर बनता है, प्रोटीन बहुत सारे अमीनो एसिड से जुड़ के बनता है, लिपिड बहुत सारे फैटी एसिड से जुड़कर बनता है। ये तो हुआ मैक्रोन्यूट्रिएंट, जिसके ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिलती है, उससे हम अपना मेटाबॉलिज्म चलाते हैं। एक माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रो मतलब स्मॉल, ये फूड का ही पार्ट है, हम लोग खाते हैं, फूड ही है, लेकिन वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है। इसीलिए अब स्मॉल मॉलिक्यूल्स का क्या ब्रेकडाउन होगा यार, तोड़ना है किसी बड़े को तोड़ो ना, छोटे को क्या तोड़ रहे हो। तो हम तोड़ते किसको हैं, बड़े फूड मॉलिक्यूल को, छोटा तो ऑलरेडी छोटा है, उसे क्या तोड़ना है। तो फिर बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन अराइज करता है, सर अभी तो आप बताए कि फूड हम इसलिए खाते हैं क्योंकि उसका ब्रेकडाउन होता है तो हमें एनर्जी मिलती है,
तो फिर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट क्यों लेते हैं फूड में? माइक्रोन्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं, विटामिन, प्रोटीन्स हो गया, वाटर हो गया। फिर क्यों लेते हैं? उससे तो हमें एनर्जी मिलती नहीं है। बताइए कोई भी स्टूडेंट क्यों लेते हैं? बताइए कमेंट में, क्यों लेते हैं? जब माइक्रोन्यूट्रिएंट की हमें टूटने से एनर्जी नहीं मिलेगा, क्यों लेते हैं फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट? बताइए आप कमेंट में आंसर। सुनिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट इसलिए लेते हैं, ठीक है उसके परिणाम से हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, मगर आप सोच कर देखिए, विटामिन, मिनरल्स में बहुत सारे, Na+, Cl- केवल बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे दुनिया भर के, वाटर, ये सब हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अरे और तो और आप छोड़िए, आपके हर सेल में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, जो जिंदा को जिंदा बनाए रख रहा है, वो मेटाबॉलिक रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है और उसका मीडियम वाटर है। इसीलिए वाटर हमें बहुत जरूरी है। क्यों बोलते हैं जल ही जीवन है? क्योंकि अगर जल है तो मेटाबॉलिज्म है, और मेटाबॉलिज्म जिंदा को जिंदा बनाए रखता है। हाँ, नो डाउट दिस मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन आवर बॉडी एंड वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन अ लिमिटेड अमाउंट। एक्सेस भी नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन यह बात तय है कि इनके ब्रेकडाउन से एनर्जी हमें नहीं मिलेगी, पर ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमें हेल्प करेंगे। तो ये है न्यूट्रिएंट। इससे भी कभी कभार सवाल आ जाता है, आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट और कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट। यहां से जो सवाल स्ट्राइकिंग सवाल बनता है ये कि किसके ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिलती है और किसके ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। तो किसके ब्रेकडाउन से एनर्जी मिलती है हम लोग को? मैक्रोन्यूट्रिएंट के। कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। और किसके ब्रेकडाउन से एनर्जी नहीं मिलती है हम लोग को? मैक्रोन्यूट्रिएंट के। कौन? विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। नोट कीजिए इसको।
आइए, आपको हम क्या बोले कि फूड, फूड को ग्रीक वर्ड में क्या बोला जाता है? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट दो प्रकार का होता है साइज के बेसिस पर, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? बड़ा, कॉम्प्लेक्स, मतलब बड़ा बड़ा फूड का मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो का मतलब क्या? लार्ज। न्यूट्रिएंट का मतलब फूड। जबकि माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। और न्यूट्रिएंट का मतलब फूड। बार बार बोलते हैं बायोलॉजी इज नथिंग, इट्स द गेम ऑफ डायग्राम एंड टर्मिनोलॉजी। तो मैक्रो का मतलब लार्ज, न्यूट्रिएंट का मतलब फूड, मतलब ये फूड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं। बड़े बड़े मॉलिक्यूल होंगे तो बताइए, जब उनका बॉन्ड टूटेगा आपस में, छोटे छोटे से जुड़ के बने होगा ना बड़े, जब उनका बॉन्ड टूटेगा आपस में तो क्या रिलीज होगा? एनर्जी, जिससे हमारे बॉडी का सर्वाइवल पॉसिबल है। और जो मोनोसेक्राइड से एलिमेंट वगैरह निकलेंगे वो हमारे साइटोप्लाज्म को ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करेगा, रॉ मटेरियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए हमको मैक्रोन्यूट्रिएंट लेना जरूरी है। इसका एग्जांपल हम आपको पहले बता चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया एंड लिपिड हो गया। ये सब क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, सब मैक्रो मॉलिक्यूल है। स्टार्टिंग में बताया ना कि कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे मोनोसेक्राइड से जुड़कर बनता है, प्रोटीन बहुत सारे अमीनो एसिड से जुड़ के बनता है, लिपिड बहुत सारे फैटी एसिड से जुड़कर बनता है। ये तो हुआ मैक्रोन्यूट्रिएंट, जिसके ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिलती है, उससे हम अपना मेटाबॉलिज्म चलाते हैं। एक माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रो मतलब स्मॉल, ये फूड का ही पार्ट है, हम लोग खाते हैं, फूड ही है, लेकिन वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है। इसीलिए अब स्मॉल मॉलिक्यूल्स का क्या ब्रेकडाउन होगा यार? तोड़ना है किसी बड़े को तोड़ो ना, छोटे को क्या तोड़ रहे हो? तो हम तोड़ते किसको हैं? बड़े फूड मॉलिक्यूल को। छोटा तो ऑलरेडी छोटा, उसे क्या तोड़ना है? तो फिर बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन अराइज करता है, सर अभी तो आप बताए कि फूड हम इसलिए खाते हैं क्योंकि उसका ब्रेकडाउन होता है तो हमें एनर्जी मिलती है, तो फिर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट क्यों लेते हैं फूड में? माइक्रोन्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं, विटामिन, प्रोटीन्स हो गया, वाटर हो गया, फिर क्यों लेते हैं? उससे तो हमें एनर्जी मिलती नहीं है। बताइए कोई भी स्टूडेंट क्यों लेते हैं? बताइए कमेंट में, क्यों लेते हैं? जब माइक्रोन्यूट्रिएंट की हमें टूटने से एनर्जी नहीं मिलेगा, क्यों लेते हैं फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट? बताइए आप कमेंट में आंसर। सुनिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट इसलिए लेते हैं, ठीक है उसके ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, मगर आप सोच कर देखिए, विटामिन, मिनरल्स, मिनरल्स में बहुत सारे Na+, Cl- केवल बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे दुनिया भर के, वाटर, ये सब हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अरे और तो और आप छोड़िए, आपके हर सेल में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, जो जिंदा को जिंदा बनाए रख रहा है, वो मेटाबॉलिक रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है और उसका मीडियम वाटर है। इसीलिए वाटर हमें बहुत जरूरी है। क्यों बोलते हैं जल ही जीवन है? क्योंकि अगर जल है तो मेटाबॉलिज्म है, और मेटाबॉलिज्म जिंदा को जिंदा बनाए रखता है। हाँ, नो डाउट दिस मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन आवर बॉडी एंड वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन अ लिमिटेड अमाउंट। एक्सेस भी नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन यह बात तय है कि इनके ब्रेकडाउन से एनर्जी हमें नहीं मिलेगी, पर ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमें हेल्प करेंगे। तो ये है न्यूट्रिएंट। इससे भी कभी कभार सवाल आ जाता है, आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट और कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट। यहाँ से जो सवाल स्ट्राइकिंग सवाल बनता है ये कि किसके ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिलती है और किसके ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। तो किसके ब्रेकडाउन से एनर्जी मिलती है हम लोग को? मैक्रोन्यूट्रिएंट के। कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। और किसके ब्रेकडाउन से एनर्जी नहीं मिलती है हम लोग को? माइक्रोन्यूट्रिएंट के। कौन? विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। नोट कीजिए इसको। यस स्टूडेंट्स, अब आपको हम बताने जा रहे हैं स्टेप्स ऑफ फूड अपटेकिंग। सुनेगा, फूड जो हम अपटेक किए, पहले लिए, फिर ब्रेकडाउन हुआ, फिर हर सेल तक मटेरियल पहुंचा, जो नहीं मिला, जो मटेरियल जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया उसको बाहर निकाल। ये पूरे फूड अपटेकिंग को हमने 5 अलग अलग प्रोसेस में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं, कभी कभी इससे सवाल आ जाता है, पुरानी एनसीईआरटी में था, नहीं में नहीं है। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, और ये जो स्टेप आपको बता रहे हैं ना,
यही स्टेप को हम पढ़ने वाले हैं, पांचों स्टेप को, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट में पढ़ेंगे हम डाइजेस्टिव हार्मोन एंड डिसऑर्डर्स। इसका जो सेकेंड स्टेप है वो है डाइजेशन। आइए आपको हम पहला स्टेप बताते हैं। ये मान लीजिए बड़ा बड़ा फूड मॉलिक्यूल है, ये जो आप मार्केट से लाए, जो प्लांट से मिला था, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल। इसको आप माउथ के थ्रू बक्कल कैविटी में एंटर कराए और टीथ उसका क्या किया? पार्शियल डाइजेशन, पार्शियल मैकेनिकल डाइजेशन टीथ ने किया। तो ये जो मॉलिक्यूल्स को आपने अपटेक किया माउथ के थ्रू बक्कल कैविटी में, किया ना, पहले आया बक्कल कैविटी में, हुआ आया मॉलिक्यूल्स। दिस प्रोसेस इज नॉन एज इंजेशन, नॉन एज इंजेशन। बोले स्टूडेंट, ये पहला स्टेप है कि नहीं फूड अपटेकिंग का? हाँ, बायोलॉजी इज नथिंग, इट्स द गेम ऑफ डायग्राम एंड टर्मिनोलॉजी। सन का मतलब अभी बताया, प्रोसेस। इंजेस्ट का मतलब क्या था स्टूडेंट? एंट्री। मतलब टर्म ही अपने आप में सब कुछ बता रहा है। बार बार इसलिए मैं डायलॉग बोलता हूं, टर्म ही बता रहा है सब कुछ अपने आप में, कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड का एंट्री हो रहा है। किसमें? एलिमेंट्री कैनाल में। तो आप ही बताइए, जाहिर सी बात है, फूड की एंट्री कहां से होगी? माउथ से या एनस से? माउथ से ना, या एनस से? कोई डाउट है इसमें? यही प्रोसेस क्या कहलाता है? इंजेशन। इट इज द एंट्री ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल थ्रू माउथ। इंजेशन, माउथ में आया, उसका क्या होगा? पार्शियल डाइजेशन। फिर फाइनली क्या होगा? केमिकल्स वगैरह आएगा, एंजाइम वगैरह आएगा, फाइनली इसको क्या कर दिया जाएगा? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल मतलब क्या? माउथ से लेके एनस तक पूरा पार्ट, उसके अंदर पूरा उसको सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मतलब क्या होगा? ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल किस में बदल जाएंगे? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। बताइए, इस प्रोसेस का आपको डेफिनेशन अभी हम बताए थे कि नहीं बताए थे? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ या ब्रेकडाउन ऑफ complex macromolecule into simple and absorbable form is known as digestion। यानी कि डाइजेशन फूड अपटेकिंग का एक पार्ट है, सेकेंड स्टेप है। अब बताइए, जो भी फूड ये डाइजेस्ट हो गए, मतलब उसका ब्रेकडाउन हो गया, कहीं एलिमेंट्री कैनाल में रहेगा? एलिमेंट्री कैनाल ही खाएगा उसको, उसी को एनर्जी चाहिए नहीं ना? तो बताइए, इसको हर सेल तक नीड है ना इसकी? तो बताइए हर बच्चा कमेंट में करके कि ये जो डाइजेस्टेड फूड एलिमेंट्री कैनाल में है, एलिमेंट्री कैनाल हर सेल को देने जाएगा या हर सेल आएगा इस एलिमेंट्री कैनाल के पास से डाइजेस्टेड फूड लेने के लिए? बताइए कमेंट में। क्या सवाल है मेरा? कि जो फूड का डाइजेशन हुआ एलिमेंट्री कैनाल में, वो फूड एलिमेंट्री कैनाल से हर सेल तक खुद एलिमेंट्री कैनाल लेकर जाएगा या फिर सेल आएगा इस एलिमेंट्री कैनाल के पास वो फूड लेने के लिए? बताइए कमेंट में। सुनिए, ना तो सेल आएगा इसके पास और ना ही एलिमेंट्री कैनाल जाएगा। अरे बोथ आर लोकलाइज्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी। एलिमेंट्री कैनाल भी एक जगह फिक्स है यार, सेल भी एक जगह फिक्स है। कोई ऑर्गन होगा, कोई टिश्यू होगा, वो फिक्स है, मूव थोड़ी कर रहा है यार। वो कोई सेल मूवेबल होता है, बाकी ऑर्गन वगैरह तो फिक्स है ना यार। तो वो न्यूट्रिशन लेने के लिए एलिमेंट्री कैनाल के पास आएगा क्या? और कौन ऐसा सेल है जो न्यूट्रिशन लेने के लिए आता है एलिमेंट्री कैनाल के पास? या फिर एलिमेंट्री कैनाल कैसे जाएगा? वो तो फिक्स्ड है ना। तो फिर आप सोच रहे होंगे कैसे जाएगा ये फूड? जो डाइजेशन हो गया इसका, तो ये तो हर सेल तक जाना चाहिए, क्योंकि हर सेल को एनर्जी चाहिए, हर सेल जिंदा रहेगा, हर सेल में मेटाबॉलिज्म चल रहा है। कैसे जाएगा ये फूड? तो डाइजेशन तो उसका एलिमेंट्री कैनाल में होगा, मगर सेल तो पूरी बॉडी में है। बताइए कोई भी बच्चा कैसे जाएगा? बताइए कमेंट में, कैसे जाएगा? डाइजेशन तो एलिमेंट्री कैनाल में ना हुआ जी। अच्छा, ये तो हर सेल को ना। बताइए कमेंट में कैसे जाएगा? अरे एक बात बताइए, ना तो एलिमेंट्री कैनाल पूरी बॉडी में मूव कर रहा, ना सेल मूव कर रहा। पूरे बॉडी में मूव कौन कर रहा? ब्लड। ब्लड लेके जाएगा, यहां से निकलेगा, यहां से इस फूड को लेकर हर सेल तक जा जाकर बंटवारा करेगा इसका, हर सेल। सुनिए, आपके बॉडी में जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स है, ज्यादातर ब्लड है और कुछ कुछ लिम्फ है, लिम्फ भी है। मतलब इस मटेरियल में से मोस्टली सब्सटेंस को ब्लड लेके जाएगा, कुछ कुछ मटेरियल को लेकर लिम्फ लेकर जाएगा। यही जो प्रोसेस, ऐसे बात बताइए, ब्लड तब न लेके जाएगा जब एलिमेंट्री कैनाल से वो मटेरियल का ट्रांसफर हम ब्लड में कर दें। ब्लड किस में बहता है? ब्लड वेसल्स में, पाइप में, पढ़ाएंगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम में।
ब्लड जिस वेसल्स में बहता है, जहां से वो मटेरियल का एक्सचेंज कर सकता है, उस वॉल में थोड़ी थोड़ी पोर होती है, और उस पूरी पाइप को बोलते हैं, जिसमें पोर होती है, उस पूरी पाइप को बोलते हैं ब्लड कैपिलरी। हमने बोला था ना कि वो पोर इतना होता है कि सिंपल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो सकता है, वो ब्लड वेसल्स का वॉल होता है जिससे एब्जॉर्ब हो सकता है मटेरियल का, वो ब्लड कैपिलरी कहला रहा है। तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है कहां जाएगा? अब इस ब्लड कैपिलरी के अंदर जो ब्लड है इज नॉन एज एब्जॉर्प्शन। थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन। एनसीईआरटी ने चैप्टर का नाम क्या दिया है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हम पांचों स्टेप देख रहे हैं। एब्जॉर्प्शन के बारे में आप क्या बोलिएगा? इसमें फूड मॉलिक्यूल जो डाइजेस्ट हुआ, सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, कहां पे? इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। उसका ट्रांसफर जो ब्लड कैपिलरी या बगल में लिम्फ कैपिलरी भी हो सकता है, कुछ कुछ मटेरियल उसमें भी जाते हैं, फैटी एसिड वगैरह, ग्लिसरॉल वगैरह। तो इट इज द ट्रांसफर ऑफ डाइजेस्टेड फूड मीन्स सिंपल एंड एब्जॉर्ब फॉर्म ऑफ फूड इनटू द ब्लड ऑफ ब्लड कैपिलरी और लिम्फ ऑफ लिम्फ कैपिलरी। कहां पाए जाएंगे सब? ये एलिमेंट्री कैनाल के वॉल में ही जो ब्लड कैपिलरी और लिम्फ है पाए जाते हैं, बताएंगे हम आपको। उसी में जो ट्रांसफर हुआ, यही प्रोसेस क्या है? एब्जॉर्प्शन। तो क्या बोलेंगे एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन? एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर। सन मतलब प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिंपल एंड एब्जॉर्ब फॉर्म ऑफ फूड इनटू ब्लड ऑफ ब्लड कैपिलरी और लिम्फ ऑफ लिम्फ कैपिलरी फाउंड इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन। अब बताइए वो डाइजेस्टेड फूड कहां गया? एलिमेंट्री कैनाल में, सॉरी ब्लड कैपिलरी में। ब्लड में है मौजूद, उसी में रहेगा, ब्लड यूटिलाइज करेगा उसको। ब्लड में मोस्टली हो सकता है ब्लड सेल्स यूज कर ले, सिर्फ वही करेगा नहीं। तो क्या होगा? हर ऑर्गेन आके ब्लड के पास, ब्लड वेसल्स के पास आके ब्लड मांगेगा, सॉरी फूड मांगेगा। बताइए ऐसा होगा क्या? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। अरे हर ऑर्गन लोकलाइज्ड है, कितनी बार बोलेंगे हर ऑर्गन लोकलाइज्ड है? ये ब्लड हर ऑर्गन तक मूव करके गया है। कैसे? पाइप के थ्रू। और ये बात हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर में। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन ने जो दे रखा है एनसीईआरटी ने, चैप्टर का नाम, हम उसमें पढ़ेंगे हर ऑर्गन तक गया ये ब्लड को, ब्लड बहने वाला जो पाइप है, ब्लड कैपिलरी, ब्लड वेसल्स वगैरह, उसी में जो ब्लड है वो कैरी कर रहा है किसको? डाइजेस्टेड फूड को, और लेके कहाँ जाएगा? हर सेल्स तक। वहां जाएगा और वहां पर उसको वो दे देगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया हर सेल को उसके नीड के अकॉर्डिंग, जहां नीड है, यही डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्रोसेस क्या कहलाएगी? असिमिलेशन। कहां से? ब्लड से लेके हर सेल तक। क्या कहलाएगी? फोर्थ स्टेप हो जाएगी असिमिलेशन। असिमिलेशन। तो असिमिलेशन का क्या डेफिनेशन बोलिएगा आप? इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट किया गया ना, बांटा गया, बंटवारा किया गया। इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम द ब्लड और लिम्फ टू द एवरी सेल्स और टिश्यूज और ऑर्गन वेयर इट इज रिक्वायर्ड। यह प्रोसेस क्या कहलाती है? असिमिलेशन। अच्छा बताइए, आप जितना फूड का मॉलिक्यूल खाए, फूड कंपोनेंट खाए, क्या सबका ब्रेक डाउन हो जाएगा? कुछ मॉलिक्यूल अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं, सबका डाइजेशन नहीं हो पाता। कुछ मॉलिक्यूल टॉक्सिक होते हैं और कुछ मेटाबॉलिज्म का वेस्ट मटेरियल बनता है, वेस्ट पार्ट बनता है। ये ओवरऑल इसको बोलते हैं हम लोग फीकल मेटल, फिसेस, वेस्ट मटेरियल। क्या होगा? वो एलिमेंट्री कैनाल में पड़ा रहेगा? नहीं, इन्फेक्शन हो जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट वाले पार्ट एनएस से उसको रिमूव किया जाएगा। यानी कि ये जो कुछ फूड मटेरियल क्या हो गए? अनडाइजेस्टेड रह गए, या टॉक्सिक मटेरियल है, या मेटाबॉलिक वेस्ट बने, उसका रिमूवल कहां से? एलिमेंट्री कैनाल से। किसके थ्रू? किसके थ्रू रिमूवल होगा? आप ही बताइए, माउथ या एनएस के थ्रू? इसमें कुछ पूछने वाली बात है क्या? एनएस के थ्रू ही होगा ना। दिस प्रोसेस इज नॉन एज, लास्ट प्रोसेस है ये, नॉन एज इजेशन। नॉन एज इजेशन। सन मतलब प्रोसेस, इजेस का मतलब क्या होता है? रिमूवल, एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना, बाहर निकालना। तो बताइए 5 स्टेप हुआ कि नहीं हुआ फूड अपटेकिंग में? पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा असिमिलेशन और लास्ट है इजेशन। फिर से आपका सबका डेफिनेशन बोल देते हैं। डेफिनेशन आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा, जो मिलेगा आपको लिंक पे। इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एंट्री ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल थ्रू द माउथ, while digestion is the process of
breakdown of complex molecule into simple and absorbable form, while absorption is a process of transfer of simple and absorbable form from alimentary canal to blood of blood capillary or lymph of lymph capillary. डायग्राम में मैंने blood capillary बनाया है, is known as absorption. Assimilation is the process of distribution of digested food from blood of blood capillary or lymph of lymph capillary to the cells or tissues or organ where it is required. And egestion is the process of removal or elimination of undigested food material or metabolic wastage from the alimentary canal through the anus. This is the 5 step of food uptaking. तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर्स का ओवरऑल इंट्रोडक्शन ही समझ पाए हैं। आपको इतना कहानी सुनाने के बाद आपको एक इमेज क्रिएट हुआ होगा कि इस चैप्टर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर नहीं हुआ तो सुनिए। इस चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले ये हैं कि पूरा एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके एनस तक का क्या स्ट्रक्चर है, साथ में एसेसिव डाइजेस्टिव ग्लैंड जो बताए 4 सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, उसका क्या स्ट्रक्चर है। फिर इन सब का हम फंक्शंस मतलब डाइजेशन कैसे होता है यही पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव हार्मोन्स कुछ और कुछ डिसऑर्डर्स। हर चैप्टर में हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे लास्ट में। हमारा हर वीडियोस 45 to 50 मिनट्स का होगा, हार्डली 1 आवर का होगा, हार्डली। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़े हैं। कल से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री कैनाल मतलब माउथ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और कल के वीडियो में आपको स्टोमक तक या एसोफेगस तक पढ़ा देंगे। तो ये पूरा चैप्टर्स आपको 7 लेक्चर्स में ख़त्म कर दिया जाएगा और हर लेक्चर 45 मिनट्स का होगा। तो आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें और सीक्वेंस में देखें, कुछ भी स्किप ना करें। आता हो फिर भी देखें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ बताई जाएगी जो आपको नहीं आता है। आप कितना भी पढ़े हो तो भी ऐसा बहुत चीज़ बताया जाएगा जो आपको नहीं आता है। अगर आता है तो रिवीजन हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो जो भी बच्चे आज पढ़ाया गया इसका नोट्स आपको भेजा जाएगा साथ में लिंक में, इसको आप देखें। जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। नंबर आपको पहले भी दिया गया है, फिर से दे दिया जा रहा है आज नंबर, जिस पर आप डाउट पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 8094889168। इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मैसेज का रिप्लाई देर से किया जा रहा है तो फ्री होते ही आपको किया जाएगा, लेकिन किया जाएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आराम से पढ़ते रहिए, कोई भी लेक्चर मिस मत कीजिए। साथ ही साथ अगर ये बच्चे वीडियो टारगेट के बच्चे देख रहे हैं तो आपका साथ ही साथ इकोलॉजी भी चैप्टर चल रहा है। इकोलॉजी का वीडियो कल से अपलोड हो जाएगा। तो और 12th के बच्चे हैं वो डाइजेशन का देख रहे हैं, वो नहीं पढ़े थे तो अच्छी बात है, और वो 12th का चैप्टर जरूर स्टार्ट कर दें इकोलॉजी। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर कोई बच्चा पहली बार ये चैनल देख रहा है तो अभी के अभी जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली वीडियो मिलता रहे। अभी जस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।